क्या राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जा रहा है? और हटाया जा रहा है तो इससे भी बड़ा और नया कौन सा पद उनको मिलने वाला है? इसी को लेकर मैं आपको पॉलिटिकल सर्कल के भीतर की बीजेपी के भविष्य को लेकर बनती हुई उभरती हुई जरूरतों की एक ऐसी थ्योरी समझाऊंगा। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का कार्यकाल जैसा भी रहा हो, लेकिन राजनाथ सिंह एक ऐसे सांसद है जो पिछले 12 सालों के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में एकमात्र ऐसा मंत्री है जो पूरे 12 महीने सीसीएस का मेंबर रहा है। सीसीएस माने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। यह ऐसी कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा गृह मंत्री होते हैं, इसके अलावा वित्त मंत्री होते हैं और फिर होते हैं रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह पिछले पूरे 12 साल के कार्यकाल के दौरान, चाहे वो गृह मंत्री रहे हो तब या फिर अभी पिछले कुछ सालों से रक्षा मंत्री रहते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर रहे। ये एकमात्र ऐसे मंत्री है। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। फेरबदल कोई 24 घंटे कहे, 36 घंटे कहे, 48 घंटे कहे, इसको लेकर के अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन हां, ये तय है जुलाई के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नितिन नवीन की पहली टीम का ऐलान भी होगा। जब नितिन नवीन की टीम बनेगी तो वो सिर्फ नितिन नवीन की टीम नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जैसे इंडिया 2047 को लेकर के काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से बीजेपी का आने वाले समय में 20-30 सालों की राजनीति किस दिशा में जाएगी, किन किन लोगों, किन किन समाजों, किन किन इक्वेशंस के इर्द गिर्द भाजपा की आगामी राजनीति रहेगी, उसी को लेकर के पूरा का पूरा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का खाका खींचा जाएगा। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला तो यह कि जो बीजेपी की कार्यकारिणी बनेगी, एक, दूसरा जो मोदी कैबिनेट का जो नया स्वरूप सामने आएगा वो पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अगले 2-3 दशक की राजनीति का खाका खींच लेगी। इस बार का जो मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार होगा, 1-2 राज्यों के अंदर जो नेतृत्व परिवर्तन होगा और जो बीजेपी की टीम बनेगी वो पार्टी के बड़े एजेंडेज को लेकर के बनेगी और अगले 2-3 दशकों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी यह तय कर चुके हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव और उसमें 2/3 बहुमत लाने का इंतजार नहीं किया जाएगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब 19 तक के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लिए गए थे, दूसरे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। 2019 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद में 370 हटाना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्शन लेना और तमाम दूसरे कार्य हुए। 2024 में जो रिजल्ट आए और बीजेपी को गठबंधन नहीं मिला तो लोगों को लगा कि शायद अब प्रधानमंत्री की जो अग्रेसिव कार्यशैली है उसमें बदलाव आएगा, अब गठबंधन पार्टियों के दबाव में रहते हुए नीतिगत फैसले होंगे। लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में बनते हुए इक्वेशन से यह साफ हो रहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2029 के लोकसभा चुनाव में क्लियर मेजोरिटी का इंतजार नहीं कर रही है। वो उन्होंने ये तय किया है कि 2029 से पहले पहले ही पार्टी और विचारधारा और संघ के बड़े बड़े एजेंडेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे में फिर वापस सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर राजनाथ सिंह को कहां शिफ्ट किया जाएगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह चर्चाएं चल रही है कि राजनाथ सिंह को इस बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है अगर रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाता है तो। आप कहेंगे ये कैसी थ्योरी दी जा रही है? इस थ्योरी को मैं समझाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की नई कार्यकारिणी आती है और उसमें राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को सीधे पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है। राजनाथ सिंह के दो बेटे हैं, पंकज सिंह हैं जो पहले से विधायक है, पिछले 2-3 चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दूसरे बेटे को राजनीति में सेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। पहली थ्योरी। दूसरा, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री के पद से हटाना कोई साइडलाइन करने जैसा नहीं है, वो पूरी तरीके से उनकी सहमति और उनकी ही रणनीति का हिस्सा होगा। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को अगर राजनीति में लॉन्च करना है तो राजनाथ सिंह की जो परंपरागत सीट है लखनऊ लोकसभा सीट, वहां से उनको चुनाव में उतारना पड़ेगा और वो सीट अभी राजनाथ सिंह खुद वहां से सांसद हैं। अगर वो 2027 में, चूंकि अभी की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2027 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में अगर राजनाथ सिंह नए राष्ट्रपति के तौर पर बीजेपी और एनडीए की तरफ से
प्रत्याशी होते हैं। तो जिस तरीके से संसद में 2/3 बहुमत के आसपास एनडीए पहुंच चुका है, बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार है, उनको अपना कैंडिडेट जिताने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, और राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर ये लखनऊ लोकसभा सीट खाली होगी। वो सीट खाली होने से वहां पर उनके बेटे नीरज सिंह को ही चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके दो फायदे हो रहे हैं, एक तरफ नीरज सिंह की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रही है सेफली, पहला ये, दूसरा ये कि बीजेपी के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान बीजेपी पर आरोप लगते थे कि ये दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है। ऐसे में पहले 2017 में राष्ट्रपति पद, देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया गया एक दलित को, इस बार बिठाया 2022 में देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर बिठाया एक आदिवासी, और वो भी महिला को। अब पिछले कुछ समय से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन राज्यों के अंदर अगड़ा समाज, राजपूत जाति के भीतर भाजपा को लेकर एक अलग तरह का मनमुटाव कह सकते हो, या फिर कहें कि निराशा, नाराजगी तो नहीं है लेकिन निराशा का भाव पैदा हो रहा है। ऐसे में अगर देश के सर्वोच्च पद पर राजपूत को अगर पार्टी बिठाती है तो अगड़े समाज में भी बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है, और बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है, जो एक तरह से मार्शल कौम भी है बीजेपी के लिए, धनबल और बाहुबल के तौर पर किसी दौर में अगर धनबल व्यापारी वर्ग से जुटाया जाता था तो रैलियों और शक्ति प्रदर्शन में जो बाहुबल होता था वो राजपूत समाज एक अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। राजनाथ सिंह को उस पद पर बैठने से बीजेपी का जो परंपरागत बड़ा वोट बैंक उत्तर भारत का, हिंदी बेल्ट का है, उसके अंदर भी मैसेज जाता है। तीसरा एक इक्वेशन यह भी बनता है कि पिछले कुछ समय से राज्यों की पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री पद के इर्द गिर्द बीजेपी के अंदर राजपूत चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने की एक अलग तरह की लड़ाई दिखती है। उस लड़ाई से भी बीजेपी कंफर्ट जोन में आ जाती है, एंड देन बीजेपी समाज को कह सकती है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिससे एक दौर में भैरव सिंह शेखावत जैसे राजपूत नेता को उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, और अब राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति का पद दिया गया। किसी एक जाति को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे दो महत्वपूर्ण बड़े पद कोई पार्टी दे, ऐसा बीजेपी से बाहर कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल की तमाम संभावनाओं के बीच में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है जिनका संगठन तजुर्बा अच्छा है। हालांकि संगठन तजुर्बे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, ये तीन नेता है अभी मंत्रिमंडल के अंदर जिनका संगठन का अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन इन तीनों में से किसी के भी संगठन में जाने की संभावना नहीं है। और संभावना यही है कि तीनों मंत्रिमंडल में रहेंगे। न धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटाया जाएगा, न भूपेंद्र यादव को हटाया जाएगा, न जी किशन रेड्डी को हटाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दिया जाए। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी अगर प्रोफाइल को अगर एक बार से देखा जाए तो उन्होंने 1974 के अंदर अपने संगठनात्मक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। यूपी के मिर्जापुर के जिला संगठन के सचिव बने थे, फिर आपातकाल के दौरान जेल गए और आपातकाल के बाद में 77 वाले चुनाव में इसी मिर्जापुर से वो एमएलए बने थे। इसके बाद में 1983 के अंदर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बने। 1983 के अंदर 1983 में प्रदेश सचिव बनने के बाद में 84 के अंदर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, और यहां से उनकी एक तरह से 1984 के अंदर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने से उनकी प्रोफाइल जो है वो प्रदेश स्तर तक आ गई थी। 1986 के अंदर नेशनल टीम में उनको लिया गया युवा मोर्चा की 1986 के अंदर, और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया राजनाथ सिंह को बीजेपी युवा मोर्चा के अंदर। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद में 1988 के अंदर 1986 में राष्ट्रीय महासचिव बने और 1988 में बीजेपी बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की प्रोफाइल को अगर मोटे तौर पर देखें तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस समय यूपी विधान परिषद के अंदर उनको एमएलसी भी बनाया गया था। इसके बाद में कल्याण सिंह सरकार के दौरान वो मंत्री बने और उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा मंत्री रहते हुए जो नकल विरोधी कानून जो उन्होंने बनाया था उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज बनी थी। 1994 के अंदर उनको राज्यसभा भेज दिया गया था। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो परिवहन मंत्री रहे थे। साल 2000 के अंदर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और 2002 में जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब वापस उनको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर मंत्री बनाया गया था। कृषि मंत्री रहते हुए जो किसान कॉल सेंटर शुरू किए हैं, ये थ्योरी राजनाथ सिंह की ही दी हुई है। जब वो 2003 से 2004 के बीच में कृषि मंत्री रहे थे तब उन्होंने ये
किसान कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो आज भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। 2005 के अंदर वो बीजेपी से पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बीजेपी की जो संगठनात्मक रूप से सुप्रीम पोजीशन होती है, उस पद तक वो पहुंचे। 1994 में वो राज्यसभा सांसद जरूर बने थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव उससे पहले नहीं जीता था। पहली बार लोकसभा चुनाव 2009 के अंदर गाजियाबाद से वो जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। बीजेपी की तरफ से इलेक्टोरल संसद पहुंचने का, निर्वाचित होकर के संसद पहुंचने का ये पहला था। उसके बाद में 2013 में वो बीजेपी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर 2014 में वो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद से वो लगातार लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उत्तर भारत में कहें या राष्ट्रीय स्तर पर कहें, राजपूत समाज का एक प्रमुख चेहरा है। ऐसे में यह देखना होगा कि उनके मंत्री पद से क्या कुछ बदलाव होता है। हालांकि मैं आखिर में फिर कहूंगा, राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाता है और नई क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये पूरी तरीके से उनके सम्मान को कायम रखते हुए और उनकी मर्जी और उनकी इच्छाओं के मुताबिक होगा। नई जो पिक्चर बीजेपी की बन रही है, इंडिया 2047 के दौर में बीजेपी 2047 कैसी होगी, उसको लेकर मोदी और अमित शाह की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।